वेलकम टू जेके एजुकेशन फैक्ट्री। आज की वीडियो में हम जो आपका रिसेंटली आज 2 तारीख को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है जेके एसएसबी का, उसके क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आए हैं जो हमारी लाइव बैच चल रहा है। तो इस पेपर में हम सॉल्व करेंगे आपके प्राइमरली जीएस के क्वेश्चन। तो ये जो आपका पेपर है ये 2 तारीख को कंडक्ट किया गया है, 2 जून को। ग्रेजुएट लेवल जे आपका एग्ज़ाम था, जेकेएसएसबी ने ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारे जीएस के क्वेश्चन। तो जीएस के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, देखते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये जो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन सी यूनियन टेरिटरी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या जो है इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सेक्स रेशो है। तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के बारे में हमने क्लासेस में बताया था, लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, और इसके बारे में क्या बताया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो है कावारती, इसकी कैपिटल है। इसके बारे में हमने बताया था कि 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ, किसके साथ, मालदीव्स कंट्री के साथ। ओके, अच्छा कौन सा आइलैंड जो है वो सेपरेट होता है, वो है इसका मिन्निकॉय। मिन्निकॉय जो आइलैंड है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का, वो सेपरेट होता है मालदीव्स कंट्री से 9 डिग्री चैनल से। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपने लाइव बैचेस में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है आपका, एनिशंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको 1920 और 1921 में डिस्कवर किया गया था, किसने डिस्कवर किया गया था, ये है आपके ऑप्शंस। राइट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दयाराम साहनी जी ने। इन्होंने आपका जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जिनको डिस्कवर किया था, जिसको इंदुस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंदुस रिवर के किनारे पे ये सिविलाइजेशन थी जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा इंदुस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो पहला डेली न्यूज़पेपर वो कौन सा था, कौन सा है ये पहला न्यूज़पेपर। आपके ऑप्शन सामने हैं, कश्मीर टाइम्स, रणवीर, ग्रेटर कश्मीर या कश्मीर ऑब्जर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रणवीर। रणवीर इज़ अ नेम ऑफ आपका डेली न्यूज़पेपर जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आपका क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये पूछा है आपका जम्मू एंड कश्मीर के जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है आपका रिवर्स के ऊपर, JNK की जो रिवर्स हैं उनके ऊपर। किशन गंगा रिवर के बारे में पूछा है, ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है। ऑलरेडी हम इस टॉपिक को अपने लाइव बैचेस में कवर कर चुके हैं। तो मैंने बताया था किशन गंगा को आपका नीलम रिवर भी बोला जाता है, ओनली सेम थिंग, नीलम रिवर और किशन गंगा। देखा, किशन गंगा जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है जेलम की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेलम की। जेलम जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ की, कश्मीर वैली की। अच्छा, जेलम का जो एनिशेंट नाम है वो क्या है, बितास्ता इसका एनिशेंट नेम है। जेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपकी निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग। अच्छा, वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। ये वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है, ये वेरीनाग स्प्रिंग है आपका अनंतनाग में। ओके जी, इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि अनंतनाग के ऊपर, इसकी ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा। वो मैंने क्लास में बताया था, वाई वी एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। इसमें पूछता है कि कौन सी क्लास, कौन सी सेक्शन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की डील करती है एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स से कौन सी सेक्शन डील करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सेक्शन नंबर 43। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि सेक्शन को थोड़ा सा याद करना इट इज़ ट्रिकी। ठीक है, चलो जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के ऊपर कौन सी सेक्शन डील करती है, यह आपकी सेक्शन 43। अच्छा जी, JNK रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा था, ये आपका सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया था। कब लाया गया था, 5 अगस्त को लाया गया था। देन आपका 6 अगस्त को ये आपका बिल पास हुआ था, कहाँ पे,
पहले राज्यसभा में पास हुआ 5 अगस्त को, देन 6 अगस्त को ये पास होता है आपका लोकसभा में, देन 9 अगस्त को आपके इस बिल को हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इसको क्या कर देते हैं, एसेंट कर देते हैं, सहमति दे देते हैं। ठीक है, ये था आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, चलो जी, व्हाट डज ECOSOC स्टैंड फॉर। ये आपकी कोई एक पूरी की पूरी कोई एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलो जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 32 में पूछता है, ये आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन कहाँ से आया है आपका? स्पोर्ट्स सेक्शन से। कहाँ से पूछा है? स्पोर्ट्स से। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है हु वर द की मेंबर्स ऑफ इंडियन टीम। इंडियन टीम के कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता आपका वुमेन 25 मीटर पिस्टल में। शूटिंग का जो इवेंट हुआ था एशियन गेम्स 2023 में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईशा सिंह। इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है आपका एशियन गेम्स में। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 में पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेडल्स वन बाय एथलीट्स एट एशियन गेम्स। देखो एशियन गेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें पूछा है कि क्या इसमें से कौन से पेयर आपके करेक्ट है। देखो ईशा सिंह के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर देखा कि ईशा सिंह ने वुमेन 25 मीटर पिस्टल में इसको जीता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगर ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट देन ये इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं 3, 4 को। देन देख लेते हैं हम 33 में, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1, 2, 3। किरण बालियाल ने जो है जीता है वुमेन शॉटपुट में, अन्नू रानी ने जीता है आपका वुमेन जेवलिन थ्रो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आपका ईशा सिंह वुमेन 25 मीटर पिस्टल, किरण वालियान आपका वुमेन शॉटपुट, अन्नू रानी आपकी वुमेन जेवलिन थ्रो। सो माय पर्पज़ इज़ कि आपकी इस एक्सप्लेनेशन से आपके जो सब्सिक्वेंट जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें ये आपकी हेल्प करेगा, इसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में भी रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व इन द वर्ल्ड। गोल्ड माइन रिजर्व सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है? रशिया में है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, या आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 34 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन रिजर्व है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, विच माउंटेन पीक, कौन सी माउंटेन पीक को निकनेम जाना जाता है? किलर माउंटेन। किसके नाम से जाना जाता है? किलर माउंटेन के नाम से। तो अगर मेरे जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे होंगे लाइव बैचेस वाले, उनको मैंने 2 डेज़ पहले अपनी लाइव क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। जस्ट 2 डेज़ बिफोर हमने देखा था कि किलर माउंटेन किसको बोला जाता है। किलर माउंटेन बोला जाता है यहाँ पे आपका नांगा पर्वत को। नांगा पर्वत का नाम याद रखेंगे, इसको क्या बोला जाता है? आपका किलर माउंटेन। ये हमने लाइव क्लासेस में ऑलरेडी इसको किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैद क्रॉप्स आर करेक्ट। ठीक है, जैद क्रॉप्स के रिलेटेड कौन सी आपकी जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्रॉप्स आपकी मेजर 3 तरह की होती है। एक होती है रबी क्रॉप्स, एक होती है आपकी खरीफ क्रॉप्स, एक होती है आपकी जैद क्रॉप्स। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जैद क्रॉप्स के ऊपर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जैद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स। इनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है और मार्च और जुलाई के बीच में किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैद क्रॉप्स जो है वो आपकी रबी और खरीफ सीजन के बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो आपके पास शॉर्ट पीरियड होता है उसमें जो क्रॉप्स आपकी लगाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम जैद क्रॉप्स। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये है। देखो जी, इसका दूसरी स्टेटमेंट जो है वो है दीज क्रॉप्स रिक्वायर वार्मर वेदर। इनको वार्म यानी कि वेदर जो है वो वार्म चाहिए, गर्म चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, एंड लॉन्गर डे, लेंथ जो चाहिए इनको डे के लिए वो लंबे लंबे दिन चाहिए जैद क्रॉप्स के लिए। ठीक है,
मेज़ जो है ये एक ज़ैद क्रॉप है और इसको टेम्परेचर चाहिए इस 21 से 27 डिग्री, और ये ग्रो करती है ओल्ड एल्यूवल सॉइल में। तो आपने इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो देखो इसमें से मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है ना, थर्ड स्टेटमेंट आपकी टोटली गलत है। मेज़ जो है ये आपकी ज़ैद क्रॉप्स नहीं है, और साथ में ये आपकी ओल्ड एल्यूवल सॉइल में बिल्कुल नहीं होती। मेज़ आपकी जो है ओल्ड एल्यूवल सॉइल में नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जब हम 3 को गलत करेंगे तो अब यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं 3 ऑप्शन से आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा इस ऑप्शन का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप स्मार्ट वे में ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हम सारी की सारी टेक्निक आपको सिखाई जाएंगी हमारा जो लाइव बैच है वहाँ पर, कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, की जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उनको आप विद स्मार्ट वे में किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हमने जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। वेदर यू नो अदर 2 स्टेटमेंट और नॉट, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, यू जस्ट हैव टू करेक्ट द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो आइसो हाइट्स आर इमेजिनरी लाइन्स ऑन अ वेदर मैप दैट कनेक्ट्स एरियाज ऑफ इक्वल डैश ओवर सम पीरियड टाइम। देखो हमारा जो जितना भी मैप होता है ना वेदर मैप, उसमें हम इमेजिनरी लाइन्स ऐसे ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। देखो ये जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन्स आपकी मतलब वो वाले एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं जिनमें इक्वल प्रेशर होता है, कहीं टेम्परेचर के रिलेटेड, ठीक है, ऐसे कहीं रेनफॉल के रिलेटेड, कहीं प्रेशर के रिलेटेड लाइन होती है। तो आइसो हाइट के बारे में पूछा है, तो आइसो हाइट के लिए आपने क्या याद रखना है, ये जो आइसो का मतलब यहाँ पे होता है सिमिलर, सेम। ठीक है, ये याद रखेंगे, सेम। सेम क्या होगा, हाइट्स जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है आपका रेनफॉल के लिए। किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, रेनफॉल के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से याद रखना है, हाइट्स स्टैंड फॉर रेनफॉल, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे पूछता है NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विद अ लेंथ, पूछी है कितने किलोमीटर है और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। चलो जी, देखो हमने इसके बारे में ऑलरेडी, हम सबको पता होना चाहिए, जब भी जम्मू कठुआ के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये जो हमारा हाईवे है यही है हमारा NH44 हाईवे। ओके जी, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसका एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट आप सबको पता होगा। एंड पॉइंट क्यों पता होगा आपको, क्योंकि सबको पता है कि एंड पॉइंट जो है मेनलैंड इंडिया का, वो मैंने आपको बताया था कि कन्याकुमारी है। सपोज यू हैव नो नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको नहीं पता कितने किलोमीटर है, मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताता हूँ जो हम लाइव क्लासेस में सीखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कन्याकुमारी सबको पता है कि मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, तो इसका जो साउथ पॉइंट होगा वो क्या होगा, कन्याकुमारी होगा। चेन्नई तो होगा नहीं, तिरुवनंतपुरम भी नहीं होगा, ना ही कोलकाता होगा। हमें कोई कंसर्न नहीं है कितने किलोमीटर है, तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 374 किलोमीटर, और श्रीनगर से कन्याकुमारी। दिस इज़ द अप्रोच जो आपको हमारे लाइव बैच में आपको सिखाई जाएगी। ओके, दिस इज़ द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ओके जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है और आपने बताना है इनकी लोकेशन। जस्ट अ सेकेंड, चलो जी क्या बताना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपने लोकेशन बतानी है। पहला आपका जो यहाँ पे लोकेशन दी हुई है वो दी है चौधरी चरण सिंह। देखो चौधरी चरण सिंह जो है इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी ये हमारे थे फर्स्ट, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले ये जो आपका है ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ए का हमारा क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा। देवी अहल्या बाई होलकर ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। तो बी का आपका क्या आंसर आ जाएगा, बी का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देख लो सी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है भाई, सबको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे हाईएस्ट जो स्टैचू है वो कहाँ बनी है, गुजरात के केवाड़िया में बनी हुई है, ठीक है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्टैचू। तो इस तरह से
आपका ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात अहमदाबाद। पीछे बचा आपका बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका कहाँ पे होगा, नागपुर महाराष्ट्र में। इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पुल फैक्टर। देखो दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं आपके पुल फैक्टर, दूसरा होता है पुश फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मैं समझाऊंगा, पुश फैक्टर और आपके पुल फैक्टर। देखो मान लो ये कोई एक एरिया है, कोई स्टेट है, कोई विलेज है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपके लोग रहते हैं। देखो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जो यहाँ के लोगों को किसी दूसरी जगह पुश करेगी, समझ रहे हो, दूसरी जगह क्या करेगी, पुश करेगी, कहीं जाने के लिए मजबूर करेंगी। और कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो लोगों को यहाँ पे आने के लिए अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, देखो जी, अगर यहाँ पे पूछा है कौन सा पुल फैक्टर नहीं है, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। देखो अगर किसी जगह हायर इनकम है तो वहाँ पे लोग बिल्कुल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। अगर किसी जगह हायर लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे अच्छा है तो लोग वहाँ पे जाकर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अगर किसी जगह बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो लोग अलग अलग एरिया से वहाँ पे जाएंगे। ये सारे आपके क्या हो गए, पुल फैक्टर, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्सन को पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। पुश फैक्टर हो गया आपका पॉलिटिकल ऑपरेशन। पॉलिटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिकली किसी को ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। अगर किसी एरिया में किसी एक पर्टिकुलर लोगों को वहाँ पे ऑप्रेस किया जा रहा है तो वहाँ पे कोई जाएगा, वहाँ से लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, वहाँ से भागेंगे। तो इनमें से पुल फैक्टर कौन सा नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट ही मैंने समझा दिया पुश और पुल का। चलो जी, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा है जितनी भी जो आपकी रिवर्स दी हुई है इनकी लेंथ के ऊपर हमने बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा लेंथ आएगी जिस रिवर की पहले, वो उसके बाद दूसरी रिवर, सबसे पहले जिसकी ज़्यादा लेंथ है वो आएगी। देखो यहाँ पे आपको सबको पता होना चाहिए। देखो इसको भी हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम सबको पता है कि इंडिया की सबसे जो बड़ी इनमें से रिवर, 4 रिवर दी हैं, आपकी गोदावरी, गंगा, नर्मदा और तपी। हम सबको पता है कि गंगा रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है, तो पहले जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी गंगा रिवर। गंगा और आपको कहीं नहीं दिख रही तो आपका सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको पता है, ये हमने पहले भी बताया था, गंगा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, इन सभी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, नर्मदा रिवर एंड देन तपी रिवर। ठीक है, इस तरह से आप जस्ट बाय नोइंग द गंगा रिवर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बिहार की पूछ लिया। देखो बिहार की सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कन्वर तल लेक। क्या है इसका राइट आंसर, कन्वर तल लेक। देखो लेक्स के ऊपर मैंने बताया आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी करंट अफेयर की क्लास रहती है उससे हम रिलेट करके करते हैं कौन से क्वेश्चन आपके आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिफाइन स्टैगफ्लेशन इन एन इकॉनमी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन के ऊपर यहाँ पे पूछा है, ये जो टर्म है इनमें से कौन सी टर्म स्टैगफ्लेशन को डिफाइन करती है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होना है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब किसी देश की, किसी इकॉनमी, किसी कंट्री की इकॉनमी या स्टेट की इकॉनमी जब स्लगिश ग्रोथ होती है, यानी कि धीरे धीरे आराम आराम से ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई होती है, तो उस चीज़ को, उस सिनारियो को हम बोलते हैं कि स्टैगफ्लेशन है। क्या हो रहा है वो, स्टैगफ्लेशन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे पूछता है आपका कि भाई इन विच इंडियन स्टेट इज़ द मकरा विलाकू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि मकरा विलाकू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ केरला। केरला में साउथ इंडिया का ये फेस्टिवल है मकरा विलाकू, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो जी, पोपिर जो है ये फोल्क डांस है कौन सी इंडियन स्टेट का। देखो फोल्क डांस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोपिर जो फोल्क डांस है ये कौन सी स्टेट में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पूछ लिया। किसका पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश का पोपिर फोल्क डांस। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इज फॉल्स।
चलो जी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है। देखो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को यानी कि पार्टीशन कर दिया था, डिवाइड कर दिया था दो सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान में। हम सबको पता है ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने क्या बताना, फॉल्स बतानी है। चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इस एक्ट ने क्या किया था, एबॉलिश द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश क्रोन। क्या इसने ये किया था जी, इसने बिल्कुल किया था। इसमें जो एम्पायर था, जैसे क्वीन वगैरह होती थी, उसका टाइटल को हटा दिया ब्रिटिश क्राउन से। चलो जी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये जो एक्ट है लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्या इस एक्ट के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी? चलो जी, ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, इस एक्ट के अंदर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बिल्कुल नहीं बनी थी। चलो जी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19 जुलाई 1947 में। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो हमने बतानी थी फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 47, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बताया था, ये है हमने कहाँ से ली थी, सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। कौन से पार्ट में आती हैं, ये आती है आपकी पार्ट 4A में। कौन सा आर्टिकल डील करता है, 51A, सिंगल आर्टिकल आपका डील करता है। अच्छा जी, कौन से अमेंडमेंट के अंदर ऐड करी थी, ये हमने ऐड करी थी आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, विच कौन सा आर्टिकल डील करता है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। ये हम कल ही अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थी। तो इसका जो फंडामेंटल राइट के ऊपर जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इफेक्ट पड़ता है वो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बताता है। देखो नेशनल इमरजेंसी के लिए हम बात करें तो हमने बोला था कि 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, ठीक है। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीसरी होती है आपकी क्या, एक होती है आपकी एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है जी। आर्टिकल 352 डील करता है, 356 डील करता है, ये करता है 360। चलो जी, हमने बताना है नेशनल इमरजेंसी में इफेक्ट के ऊपर कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ आर्टिकल 358 से 359, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 49 क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 मिशन को हम डिटेल में हमने डिस्कस किया था अपनी लाइव क्लास में, तो आपने बताना है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसका इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। देखो पहला यहाँ पे दिया है कि अचीव करना है सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द लैंडर ऑन द मून सरफेस। ये तो बिल्कुल था कि भाई हमने लैंडिंग वहाँ पे करनी है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टू डेमोन्स्ट्रेट द रोवर, वो जो हमारा रोवर था उसकी हमने कैपेबिलिटी को शो करना वहाँ पे मून की सरफेस के ऊपर, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन ठीक, ये नहीं हो सकते आंसर। थर्ड है टू कंडक्ट इंस्टीट्यूट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून सरफेस, कि जहाँ पे वो लैंड किया वहाँ पे हमने वहाँ की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करनी है उस साइड की, और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। ये भी उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बचता है कि टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट न्यू इंटरप्लैनेटरी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मून मिशन। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था चंद्रयान 3 का। इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे हम जो इंटरप्लैनेटरी बिटवीन द प्लैनेट जो टेक्नोलॉजी है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, ये है हमारा लाइव बैच जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डर लेक्चर्स, प्रिंटेबल नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, मंथली मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। गाइडेंस सेशन होगा, किसी को कोई दिक्कत आती है 24/7 डाउट सेशन आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जून को। पूरी की पूरी क्लासेस आपकी होंगी हमारे एप्लीकेशन पे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टॉप 100, ओके। चलो जी, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिजल्ट इन विंटर, जो विंटर में स्मॉग बनती है, जो धुंध आप देखते हो,
वो उसका रीज़न क्या है? देखो, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्या ये रीज़न है? चलो जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंक्रीज विंड स्पीड काजेज मोर डिस्पर्सिंग प्लूटन इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है, विंड स्पीड के रिलेटेड कुछ भी हमारा इशू नहीं है। क्या टेम्परेचर इन्वर्जन काजेज पोल्यूशन टू ट्रैप एट द ग्राउंड लेवल? क्या टेम्परेचर जो इन्वर्जन होता है उसकी वजह से होता है? ऐसा कुछ है? ऐसा जी, ऐसा तो आपका बिल्कुल है भाई। टेम्परेचर जो आपका इन्वर्जन होता है उससे जो आपके पोल्यूटेंट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं ग्राउंड लेवल से, जिससे आपको विंटर में स्मॉग देखने को मिलती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आपके बिल्कुल भी नहीं है बाकी, ठीक है जी। चलो जी, ये आपका क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डुगोंग मरीन मैमल्स या करेक्ट? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हम अपनी क्लास में बात कर रहे थे सी काऊ के बारे में, तो मैंने आपको बताया था डुगोंग जो है ये कहाँ का आपका क्या है, कहाँ का एनिमल है, कौन सी स्टेट का ये एनिमल है। ये हमने जब आइलैंड के बारे में बात करी थी तब मैंने बताया था। ओके, तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं डुगोंग के रिलेटेड कि द वार्म कोस्टल वाटर ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन आर होम टू डुगोंग। कि जो हमारा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है उसका जो वार्म कोस्टल वाटर है वो इसके लिए सूटेबल है, इनके होम के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो कि डुगोंग टिपिकली मेजर बिटवीन, ये इनका डायमेंशन है, इतने लंबे होते हैं डुगोंग का और ये इतना इसका वेट होता है। चलो जी, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि मेल पोजेसेस टस्क लाइक इंसीजर्स। जो मेल डुगोंग है उनका टस्क लाइक इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। वाइल बोथ मेल एंड फीमेल अडल्ट फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट सेट अ पैलेस कार ऑन देयर बैक ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम मेटिंग अटेम्प्ट और फाइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो 51 का आपका हो जाएगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1 2 3। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इकॉनमी से है। ये जो आपके जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है जी। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये भी आपका, देखो यहाँ पे 3 तरह का होता है। एक होता है आपका सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, जो सेंटर लगाता है। एक होता है आपका स्टेट का, ठीक है। एक होता है इनका इंटर स्टेट, समझ गए, जो बिटवीन द स्टेट्स आपका जीएसटी लगता है। 3 तरह का जीएसटी, ठीक है। इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कहता है कि जो SGST है यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखो ये होता है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आपका एप्लीकेबल कहाँ होगा, स्टेट के बीच में होगा। तो इसका जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा पूछता है कि कॉमन सेंट्रल जीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी है, इसको लगाते ही स्टेट ऑन द गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल नहीं भाई, ये तो गलत होगी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है आपकी इज लेवी स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड अ परचेज द सोल्ड विद इन द स्टेट, कि जो सेंट्रल जीएसटी है इसको स्टेट लगाती है गुड्स पे और सर्विसेज पे, जो परचेज और सोल्ड की आपकी सोल्ड की जाती है विद इन द स्टेट। तो ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रल जीएसटी कौन लगाएगा, आपका सेंटर लगाएगा, तो ये गलत हो गया। देख लो नेक्स्ट। बाकी इंटर जीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आपको लगाया जाता है इंटर स्टेट, मतलब बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द 2 स्टेट या मोर देन 2 स्टेट। किस पे होता है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएगी। देखो ये आपका भाई यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लगाया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, यूनियन टेरिटरी में बिल्कुल लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ये आपके ये ऑप्शन चला जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। मैनी टाइम्स मैंने आपको हिस्ट्री के जब लेक्चर्स लिए थे उसमें बताया था कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, अवंती वर्मन को, दुर्लभवर्धन को, जयपीड़ा को, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, जिसको बोला जाता है आपका समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। इन्होंने आपका मार्टन सन टेम्पल जो अनंतनाग में है वो भी इन्होंने बनाया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मॉडर्न सन टेम्पल कहाँ पे है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2024 में आपका जनवरी फरवरी मंथ में 2 एग्जाम हुए थे, वो पूछा था। तो मैंने रीज़न भी बताया था कि वाई दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन यूअर एग्जामिनेशन, बिकॉज सचिन तेंदुलेकर के बारे में बोला था मैंने कि उन्होंने विजिट किया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए। वॉलनट की इनमें से कौन सी वैरायटी नहीं है वॉलनट की, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये वाला रेक्स कार्प, ये इसकी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज शेयरिंग इन द केस ऑफ शीप। देखो शीप जो है, शीप के केसेस में ये शेयरिंग जो है ये क्या चीज़ है।
process of using insecticide on the fleece of sheep, process of inserting air tags, process of spraying color on the body of sheep, या process of removing wool from the body of sheep। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो हम भेड़ों की बॉडी से जो भी वूल रिमूव करते हैं उसको बोला जाता है आपकी शेयरिंग, ठीक है, जो उनकी कटाई होती है। यूसमर्ग के बारे में मैंने बताया ऑलरेडी। यूसमर्ग आपका एक हिल स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, जिसको क्या बोला जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। मैंने बोला था कि हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि हिस्ट्री में ये ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में एक यूसमर्ग नाम की जगह है, जिसको सपोज किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यूसमर्ग में आप वहाँ पे ठहरे थे, वहाँ पे विजिट किया था, इसलिए यूसमर्ग जो नाम है जगह का ये जीसस क्राइस्ट के ऊपर पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडो ऑफ यीसस, ठीक है, राइट आंसर। देखो, वेयर डज उज्ज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, उज्ज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। वाई, क्योंकि आपको पता कि इसके ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो वाटर था उसको क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया इंटरिंग इनटू द पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उज्ज रिवर। ये उज्ज रिवर आपको देखने को मिलती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। जो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उज्ज रिवर के बारे में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, सियोजदार रेंज, यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है उज्ज रिवर, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग तो आएगा नहीं जहाँ से जेलम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सियोजदार रेंज, ठीक है। चलो जी आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट शहतूश शाल। शाल के ऊपर पूछा हुआ है कि शहतूश शाल जो है इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोडक्शन, सेल एंड एक्विजिशन ऑफ शहतूश हैव बीन इलीगल सिंस 1979, ठीक है। जो इसकी प्रोडक्शन है शहतूश की, ये इलीगल हो चुकी है, इलीगल हो चुकी है 1979 से, ठीक है। पीर खो टेम्पल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये इसके बाद पेपर में पूछा जाएगा। पीर खो टेम्पल आपका कहाँ पे है, इस कौन सा टेम्पल है। चलो जी, पीर खो टेम्पल आपका कहाँ पे, शिवा टेम्पल है ये, ठीक है। किसका टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, ठीक है जी। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा जीएस सेक्शन का वो यहाँ पे रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर, कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कितने जो मेंबर हैं जम्मू कश्मीर से काउंसिल ऑफ स्टेट में जाएंगे, कितने काउंसिल ऑफ स्टेट में होंगे। देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है। राज्यसभा के लिए कितने मेंबर जाएंगे, हम सबको पता है राज्यसभा के लिए जाएंगे 4 मेंबर, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर जिसमें हमने आज के पेपर में जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अदर सेक्शन के इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर लाइव बैच, मोस्ट वेलकम। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम, वेरियस इंस्टाग्राम पे आप हमें वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो।